हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुपम सोशल एरिना में। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो हमारी क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात की हुई है अप टू आर्टिकल नंबर 28, ठीक है, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट नंबर 4 विच इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। तो फर्स्ट है आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। एक्चुअली आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 स्पेसिफिकली दे हैव गिवन टू माइनॉरिटीज। तो ये बात माइनॉरिटीज की करते हैं। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, इसके बारे में बात करते हैं। दे कैन कंजर्व, दे हैव दिस मच राइट। रिलीजियस माइनॉरिटीज की भी बात होती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी बात होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे जैसे पंजाब हो गया तो वहाँ सिख हैं, दे आर इन मेजॉरिटी, एंड रेस्ट अदर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं दे आर इन माइनॉरिटी, ठीक है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो जहाँ पे कुछ सर्टेन जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेट है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट और गेटिंग द फंड फ्रॉम स्टेट, ठीक है, या एड फ्रॉम स्टेट, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे वो फुल्ली एडमिनिस्टर किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या फिर स्टेट उसे कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वो भी इंस्टीट्यूट किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, देयर रेस, देयर कास्ट, ठीक है, किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं फॉर द एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 30, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो आर्टिकल नंबर 30 है ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को राइट्स हैं कि दे कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे आप एग्जांपल में देख लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए उसको जो भी फंड्स वगैरह हैं, जो एड वगैरह है वो स्टेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आप देखते हैं जो मिशनरीज़ के भी बहुत सारे स्कूल चल रहे होते हैं, तो वो इसी बेस पे उनको क्या है, एक सेफ गार्ड है ये आर्टिकल उनके लिए, ठीक है। और बाई चांस अगर उसको स्टेट एक्वायर भी करता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। स्टेट कैन नॉट डिनाई टू प्रोवाइड द कंपनसेशन, ठीक है, इफ स्टेट इज गोइंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और उसके लिए भी जो एक बेसिक तरीका होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको एड प्रोवाइड करेगी, मतलब कुछ मॉनेटरी फंड वगैरह प्रोवाइड करेगी, तो उसके लिए भी स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई आप माइनॉरिटीज़ में हो, आपको इस टाइप की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है ये माइनॉरिटीज़ की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 31, राइट टू प्रॉपर्टी। वी ऑल नो इट हैज़ बीन डिलीटेड, इट हैज़ बीन शिफ्टेड। अभी जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको क्या किया गया था कि फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12 में, यानी पार्ट 12 में आर्टिकल नंबर 300 अल्फा में शिफ्ट कर दिया गया। इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 32, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो होता क्या है कि इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है ना, द हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी है और सोल भी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, ठीक है भाई, लिख दिए गए, ठीक है, लेकिन कौन इसको सेव करने की बात करेगा, कौन हमें प्रोटेक्ट करने की बात करेगा अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। तो ये वाला फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल नंबर 32, ये हमें प्रोटेक्शन देता है टू सेफ गार्ड ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, है ना, टू प्रोटेक्ट ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। तो उसको बचाने की बात करता है आर्टिकल नंबर 32। ये लोगों को ये पावर देता है, दे कैन अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 के अंडर में पावर है। 5 टाइप्स की जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको दे सकता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 226 बात करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को पावर आर्टिकल नंबर 226 के अंडर में मिली हुई है, ठीक है, ओके, टू एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और रिट्स होती हैं जो अभी हमने आपको बताया कि जो इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो है 5 प्रकार की, है ना। पहली है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण।
टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब वो ये इस टाइप की रिट मतलब इशू कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या प्राइवेट अथॉरिटी को। अगर किसी ने किसी को बंदी बनाया हुआ है, ठीक है, कि भाई बॉडी लेके आओ मेरे सामने, इसको प्रस्तुत करो, पेश करो, ठीक है। अगर किसी ने जो है वो लीगली उसको डिटेन किया है तो कोई बात नहीं, अगर इलीगली किया हुआ है तो उसको जो है वो छुड़वाने का काम किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैंडेमस, परमादेश, वी कमांड, अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो अपना काम करने में मतलब जो है प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया अब हम कमांड करेंगे, ठीक है, हम उसमें अब आगे के प्रोसीडिंग्स हम करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वन रिट है जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका मतलब होता है टू फॉरवर्ड या स्टे ऑर्डर, मतलब स्टे ऑर्डर, रोक दो, ठीक है। अगर कोई भी सिटीजन है वो अपने लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई मेरी प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारे हिसाब से का मतलब नहीं होता कि भाई ठीक है लीगली वहाँ पे प्रोसीडिंग नहीं हो रही हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जो है अपनी याचिका लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको स्टे ऑर्डर बना देगा कि भाई ठीक है अब ये सारी प्रोसीडिंग्स मेरे पास में चलेंगी, ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म और हम इसको अब आगे काम करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सर्च्योरी, ठीक है, उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है या कोई भी ऐसा कोई प्रोसीडिंग चल रही है लोअर कोर्ट में और जिसका लेबल नहीं था वो वाला, ठीक है, कि आप इस प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करो, कैरी फॉरवर्ड करो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी गाइडलाइन इशू करता है, ग्रेड इशू करता है कि भाई आप एक काम बंद कर दो, ठीक है, अब ये काम हमारे पास भेज दिया जाए क्योंकि आपके लेवल से यो बियॉन्ड द लेबल है आप काम जो कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ये एक रिट दे सकता है, रिट इशू कर सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई चाहे तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए सीधा, अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन उसको नल एंड वाइड कर दिया जाता है कि भाई अब ये काम हमारे पास चलेगा और जो भी फ्रेश ऑर्डर आएगा, जजमेंट आएगा, उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम करता है कि वो वारंटो अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी है, ठीक है। अगर किसी भी अधिकारी से, ठीक है, जो उसमें पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो उससे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी रिट इशू कर सकता है कि भाई आप किस अधिकार से आप इस चेयर पे बैठे हुए हो, आप जो है इस ऑफिस को देखभाल रहे हो, ठीक है, कि आप किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हो, तो ये अथॉरिटी पूछने का हक भी सुप्रीम कोर्ट को होता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स की जो रिट हैं सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 33 की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 to 35 में इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, बट बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 32 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लिखा भी है और है भी ऐसा कि 12 to 35 पार्ट 3 ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे आज आर्टिकल नंबर 33 की। आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करता है आर्टिकल नंबर 33 कि भाई आर्म्ड फोर्सेस है ना, पार्लियामेंट इज हैविंग दिस मच पावर टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स, ठीक है, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन जो है वो किया जा सकता है और पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। जैसे आर्मी एक्ट 1950 हो गया, नेवी एक्ट 1950 हो गया, एयरफोर्स एक्ट 1950 हो गया, ठीक है। पुलिस फोर्सेस का अपना एक्ट है 1966 में बनाया गया है। तो और जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड बहुत जितने भी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री हो चाहे डिफेंस फोर्सेज हो और ये आपका पुलिस फोर्सेज हो, सबके अपने अपने एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, कि भाई आपको जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो प्रेस को फ्रेस नहीं कर सकते हैं, एसोसिएशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, दे डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू आर्म्ड फोर्सेस। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 33। और मैं बात करता हूं अगर आर्टिकल नंबर 34 की, तो मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मार्शियल लॉ बेसिकली क्या होता है कि जितना भी सपोज स्टेट में है या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में है, वहाँ पे मार्शियल लॉ लगा दिया गया, तो वहाँ का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्मी के हाथों में चला जाता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज। तो ये जैसे मार्शियल लॉ का डिस्कशन, मार्शियल लॉ वर्ड नहीं है हमारे यहाँ पे, मिलिट्री रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, तो मिलिट्री रूल का मतलब मार्शियल लॉ या मिलिट्री रूल एक ही चीज़ होती है, तो मिलिट्री रूल वहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है। तो सिविल जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखते हैं, सब कुछ आर्मी के हाथों में चला जाता है। तो यहाँ पे भी जो है फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 35 की बात करते हैं। गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज दैट आर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं
वहाँ पे पार्लियामेंट हमारी लॉ बना सकती है। ठीक है, वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स, आर्टिकल नंबर 16 में के लिए बात कर रहा है ये, 32, 33 एंड 34। ठीक है, तो इनके बारे में बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 16 जैसे आपने देखा था पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वाला हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसमें चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 32 ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 33 भी अभी हम लोगों ने बात कर ली है, आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स, एंड 34 ऑलरेडी मार्शियल लॉ। मतलब क्या होता है कि अगर कोई नया लॉ बनाना है विद रिलेटेड टू दीज फंडामेंटल राइट्स विच आर रिटेन हियर, आर्टिकल नंबर 16, 32, 33 एंड 34, तो पार्लियामेंट हैविंग दिस मच पावर टू मेक न्यू लॉज। और अब क्या होता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर। अब पार्लियामेंट क्या है, कुछ पनिशमेंट, जैसे क्या पनिशमेंट देना चाहिए उसके लिए भी जो है रूल बना सकती है। अगर कोई वायलेशन करता है आर्टिकल नंबर 17 का और आर्टिकल नंबर 23 का, तो 17 मतलब क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इसको कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए भी अगर कुछ पनिशमेंट के लिए रूल बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल नंबर जो है 23, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 23, जो बात करता है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो मना है, वेमेन हो चाहे बच्चे हों उनके लिए मना है। एंड सेकेंड इज फोर्स्ड लेबर। ठीक है, इसके लिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो चैप्टर टॉपिक जो भी आप समझें वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।